बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर व्यूअर्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 4 लिक्विड में से जो एवेपोरेशन का टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। जी, एवेपोरेशन, हम एक इस वर्ड से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर भी हैं कि एवेपोरेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस चेंज है, स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। इसको हम बोलते हैं एवेपोरेशन। अब ये पहली बात तो ये है कि स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है। स्पॉन्टेनियस है खुद से होने वाला, नेचुरली अकरिंग, कि हमें ये करवाना नहीं पड़ता। जहाँ पर भी लिक्विड होगा अगर उसको ऑप्शन है तो वो स्पॉन्टेनियसली, मतलब वो नेचुरली उसने वेपर्स में चेंज होना है। दूसरा, अगर हम इसकी टेक्निकली देखें तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो चैप्टर 3 है उसमें हम एक बात भी कर चुके हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इसी चीज़ के साथ हम थोड़ा सा इसको लिंक करके पढ़ेंगे कि एक्चुअली जो किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर होता है वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके साथ लिंक कर रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब एक सपोज करें हमारे पास एक कंटेनर में लिक्विड है और उस लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी के हैं, डिफरेंट टेम्परेचर है, डिफरेंट वेलोसिटी है। सपोज ये मॉलिक्यूल हैं और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी डिफरेंट होती है। ये एक डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ये लिटरेचर में हमें चीज़ें मिलती हैं। सपोज करें कि ये मॉलिक्यूल है जिनकी एक प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी है और वो ये एक लिक्विड है। इस लिक्विड के अंदर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनको मैंने ये इस रेड डॉट से शो कर रहा हूँ। ये मॉलिक्यूल सपोज कर लें ऐसे हैं कि जिनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है। मतलब ये कि ये बाकी जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी एनर्जी कम है, ये जो मॉलिक्यूल है जो रेड वाले हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जब ये मूव करते हुए इसकी सरफेस पे आते हैं, ये सरफेस है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल एस्केप कर जाते हैं। आप देखें डिफरेंट जो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, बिकॉज डिफरेंट मॉलिक्यूल ये ग्रुप्स की शक्ल में होते हैं, किसी की एनर्जी कम, किसी की उससे ज़्यादा, किसी की उससे ज़्यादा, किसी की उससे ज़्यादा। तो जो इनमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं वो मूव करते हुए जैसे ही सरफेस पे आते हैं यहाँ से वो ऊपर को निकलते हैं। ये मॉलिक्यूल ऊपर को निकलते हैं और ये जैसे ही ऊपर को निकलेंगे पीछे टेम्परेचर कम हो जाता है और टेम्परेचर कम होने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कम हुई। जाहिर है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जब निकले तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हुई। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। अब जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो फिर मजीद कुछ मॉलिक्यूल, सपोज करें कि वो ऐसे मॉलिक्यूल थे जो सेकंड फेज में थे कि जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हुई, जिनको ये ब्लैक डॉट से मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये अब सरफेस पे आएंगे
और यहाँ से ये वेपर्स बन के निकल जाएंगे। तो इस तरह से जब ये निकलेंगे, फिर पीछे लो एनर्जी मॉलिक्यूल रह गए, तो लो एनर्जी मॉलिक्यूल के रहने की वजह से अब मजीद फिर टेम्परेचर कम हुआ, और टेम्परेचर के कम होने से कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी उनसे ज़्यादा हुई उस एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, तो वो आएंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये सारा का सारा लिक्विड वेपर में चेंज ना हो जाए। शर्त ये है कि ये क्लोज कंटेनर ना हो। बाद दफा ये होता है कि ऊपर क्लोज कंटेनर होता है, जो वेपर्स बनते हैं वो वापस फिर कंडेंस हो जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, तो वो एक प्रोसेस जो है वो वेपर्स बनने का और दोबारा कंडेंस होने का चलता रहता है, इसलिए ये लिक्विड का लेवल फिर वही रहता है। लेकिन अगर ओपन होगा तो ये जो है ये लिक्विड वेपोरेट होता रहता है, कोई भी लिक्विड हो। हाँ, आगे हम फैक्टर्स की बात करेंगे कि कोई लिक्विड ऐसे होते हैं जो बड़े जल्दी वेपोरेट हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह है। कोई लिक्विड जो है वो बड़े स्लो वेपोरेट होते हैं, वाटर है या कुछ ऑयल है। लेकिन हर लिक्विड की ये नेचर है कि वो स्पॉन्टेनियसली वो लिक्विड से वेपर में चेंज होना है। इवन कि हमारे पास ऑयल वगैरह होते हैं, बड़े थिक होते हैं, लेकिन उनकी स्मेल आती है। उनकी स्मेल आने का मतलब ये है कि उसमें से मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर्स बन के निकले हैं, जो हमारे नाक तक पहुंचे हैं। हमारे ओल्फैक्टरी सेल्स जो है नाक के अंदर, उन्होंने उनको महसूस किया है और हमें वो इंफॉर्मेशन मिली है उसके बारे में। तो इट्स मीन हर लिक्विड जो है वो इस तरह से एवेपोरेट होता है। एक बात अभी हमने क्लियर की कि व्हाई अ लिक्विड इज एवेपोरेटेड, कि एक लिक्विड एवेपोरेट कैसे होता है उसको काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करने की कोशिश की मैंने। ठीक है, कि क्यों ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्यों होता रहता है। आप सर्दियों में, गर्मियों में आपके कपड़े जो है वो वॉश करके जब आप रखते हैं वो खुश्क होते हैं, कहीं भी पानी हो वो एवेपोरेट होता है, वो खुश्क हो जाता है। तो उसकी वजह यह है कि उसमें एवेपोरेशन होती है, और ये एक स्पॉन्टेनियस चेंज है एक लिक्विड का वेपर्स में। ठीक है, इसके लिए कोई हीट करना कंडीशन नहीं है। मतलब ये वो वेपराइजेशन एक अलग टर्म है कि आप एक लिक्विड को हीट करके वेपराइज कर देते हैं। ठीक है, ये एवेपोरेशन है, ये हर टेम्परेचर पे होगी, पहली बात। दूसरी चीज जो हमने इसमें देखनी है, एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि एवेपोरेशन जो है ये कूलिंग काज करती है। ये बड़ी एक आप देहात में देखें, गांव में पानी जो होता है वो घड़ों में रखा जाता है, मट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं उनमें रखा जाता है, उसमें पानी ठंडा रहता है, हमने बड़ों से सुना। अब टेक्निकली अगर हम उसको इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से देखें तो एक्चुअली एवेपोरेशन जो है उसमें होता है, और एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कूलिंग काज होती है। कूलिंग काज कैसे होती है, जैसे यहाँ पे इसी को अगर आप देखें तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी थी वो मॉलिक्यूल निकल गए, ठीक है, और पीछे जो है वो लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल रह गए। अब लो काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल होंगे तो डेफिनेटली उनकी टेम्परेचर भी कम होगा। इट्स मीन हाई मॉलिक्यूल के निकल जाने से कूलिंग प्रोड्यूस होती है। अब होता ये है, हम इस कूलिंग को आमतौर पे आम ओपन में रखे हुए कंटेनर में ऑब्जर्व नहीं करते। वजह क्या है कि जितना टेम्परेचर कम होना है, साइडों से हीट बार दफ़ा फ्लो कर जाती है, और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ उसको हम महसूस नहीं कर पाते, हमें पता नहीं चलता। लेकिन यही कूलिंग हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हमारे स्किन पे अगर पेट्रोल या सिपरेट जो है जो जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं वो लगाएं, तो आप देखें आप वहाँ ठंडक महसूस करते हैं। या आप ये कह लें कि आप नहा के जब पंखे के नीचे आते हैं, हवा चल रही होती है, तो आप ज़्यादा ठंडक महसूस करते हैं। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर जो है वो एवेपोरेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से कूलिंग होती है। या आप देखें जो न्यू कंस्ट्रक्टेड हाउस होते हैं जिनमें प्लस्तर हुआ है, नया नया घर बना है, वो भी ठंडे होते हैं। उसकी वजह ये है कि उसमें अभी लिक्विड है, नमी है, वाटर वेपर्स उसमें से निकलते हैं और वो जो है वो ठंडा रहता है। तो इट्स
ये एक बात क्लियर होगी कि एवेपोरेशन कूलिंग काज करती है। कूलिंग काज क्यों करती है? मेन उसका कॉन्सेप्ट वही है कि जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप कर जाते हैं, लो एनर्जी मॉलिक्यूल पीछे रह जाते हैं, तो साइडों से हीट फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग इनटू द लिक्विड, तो साइडों पे हम ठंडक महसूस करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्किन की एग्जांपल दी, या नहा के आप पंखे के नीचे आए तो उसकी जो एग्जांपल दी है कि उसमें जो है वो कूलिंग होती है। एक तो ये चीज़ होगी कि एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग काज करती है। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़ इसमें बताता चलूँ कि फैक्टर्स हैं कुछ जो कूलिंग को अफेक्ट करते हैं। रेट जो है एवेपोरेशन रेट उसको अफेक्ट करते हैं। आप देखते हैं जी कि कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो बड़े जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड हैं जो टाइम लेते हैं। तो उनके कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि वो उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा या ज़्यादा होगा। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आप देखें कपड़े हम जब वॉश करते हैं तो उसको फैला के रखते हैं, मतलब जितनी ज़्यादा सरफेस होगी ये वाली जिससे मॉलिक्यूल निकल सकेंगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल निकलेंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल निकलेंगे तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। तो ये डायरेक्टली रिलेट करता है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। आप इसकी एग्जांपल इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप एक गिलास में पानी लेके हाफ गिलास वो आज यहाँ पे रख दें, कल आके आप देखेंगे तो उसकी क्वांटिटी में आपको कोई इतना खास फर्क नहीं लगेगा। नो डाउट उसमें भी एवेपोरेशन हुई है लेकिन कम हुई है। लेकिन उसी पानी को अगर आपका कोई ऐसी शीट हो जो प्लास्टिक है जिसमें नीचे पानी अब्जॉर्ब ना हो, आप उसके ऊपर वो पानी फैला दें, सरफेस एरिया बढ़ा दें, तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद वो पानी खुश्क हो गया है, एवेपोरेट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ जो इसमें इफेक्ट करती है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या नेचर ऑफ द लिक्विड। वो जो लिक्विड है उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी उसके अंदर मौजूद है। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी मॉलिक्यूल के लिए यहां से निकलना मुश्किल होगा। ये अगर स्ट्रांगली आपस में जुड़े हुए होंगे मुश्किल है उसके लिए निकलना, लिहाजा उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। यही वजह है वाटर कम एवेपोरेट होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल, बिकॉज वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, वो मॉलिक्यूल को पकड़े रखता है। लेकिन उसकी निस्बत पेट्रोल में वीक फोर्सेस होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, या अब ये कह लें इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस होती हैं। तो वो वीक फोर्सेस होने की वजह से मॉलिक्यूल आपस में वीकली जुड़े हुए होते हैं और उनके लिए ईजी होता है वहाँ से निकलना। यही वजह है कि उसमें वो पेट्रोल ज़्यादा स्पीड रखता है, उसके अंदर रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होता है और वाटर में कम होता है। इसके साथ ही एक तीसरा फैक्टर है जो कि है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होंगे। यही वजह है आपने अक्सर देखा होगा कि बाद दफा हमें खुश करने के लिए चीज़ों को गर्म करते हैं। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी वो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो भी उतना ज़्यादा होगा। तो ये था जिसमें हमने तीन चीज़ें बात की। एक तो ये कि हमें एवेपोरेशन क्या है, एवेपोरेशन क्यों होती है, ये एक स्पॉन्टेनियस चेंज है। दूसरा, एवेपोरेशन से कूलिंग काज होती है तो क्यों होती है, कैसे होती है। और तीसरी चीज़ जो हमने देखी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो अफेक्ट होता है, जिसमें हमने तीन चीज़ों की बात की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और फर्दर अगर कोई इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।